आखिर कौन है ये टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसका क्या संबंध है लश्कर ए तैयबा के साथ, जिन्होंने पहलगांव टेरर अटैक का जिम्मेदारी लिया है। क्या इस हमले के पीछे इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है? क्या इसमें हमारी इंडियन इंटेलिजेंस का फेल्योर है? और इस हमले के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अब पाकिस्तान पे क्या सब एक्शन लिया जा रहा है और अगर भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है तो फिर क्या सब संभावनाएं हैं? तो आइए बात करते हैं इन सब प्रश्नों पे डिटेल से। और देखो, जहां तक बात है इंडियन इंटेलिजेंस फेल्योर का, इसमें मुझे भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का ये एक बहुत ही बड़ा फेल्योर रहा है। तो देखो, जैसे ही पहलगांव अटैक हुआ तो कुछ ही घंटों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटरनल रिव्यू स्टार्ट कर दिया। सोर्सेस के हिसाब से अर्ली इंडिकेटर्स ये बताते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कोई भी। मतलब इंटेलिजेंस को इतना तो पता था कि समर सीजन के दौरान कश्मीर में अटैक हो सकता है, बट उनको कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था उसके पास। अब सवाल ये उठता है, आखिर जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में पीक टूरिस्ट चल रहा था तब स्पेशल फोर्सेस और लोकल डिप्लॉयमेंट इतना कमजोर क्यों था? और ये बात भी सामने आया है कि टूरिस्ट कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स नहीं था और विश्रान वैली जैसे टूरिस्ट स्पॉट में पुलिस की पेट्रोलिंग भी बहुत ही मिनिमल थी। जहाँ पे इतना बड़ा रिस्क हो और इतने सारे टूरिस्ट एक साथ उपस्थित हो, वहाँ पे कोई भी सुरक्षा एजेंसी का नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ और आईबी का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में लोकल इन्फॉर्मर्स नेटवर्क में भी बहुत ही वीकनेस आ गई थी। और सबसे बड़ी बात, होम मिनिस्टर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में एडमिट किया, वी नीड टू स्ट्रेंथन लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन सेंसिटिव जोन्स। मतलब कुछ समझे? मतलब ऑफिशियली तौर पे ये माना गया है कि कुछ न कुछ लूप होल था हमारे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में, जिस वजह से ये अटैक इतना इजीली हो पाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये अटैक हुआ और इस अटैक से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? जब कभी भी ऐसे टेरर अटैक्स होते हैं तो कहा जाता है कि एक प्रिंसिपल को याद करें, फॉलो द बेनिफिशियरी नॉट जस्ट द ट्रिगर। कहने का मतलब है कि इससे किसे लाभ हुआ उसको फॉलो कीजिए, ये किसने किया उसके वजह। और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आता है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का, आईएसआई का और पाकिस्तानी आर्मी का। रिसेंट मंथ में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी और वहां की आर्मी पर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था। काफी अच्छे रैंक्स के ऑफिसर का तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अंदर दुबई में बहुत सारा प्रॉपर्टी निकल के आ गया था और जिस वजह से वहां की आर्मी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। लोग उनको करप्ट और वीक कह रहे थे। अब इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, इंडिया पे टेरर के द्वारा अटैक करवाती है और इससे पूरा का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है पहलगांव के ऊपर और ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल जाता है मामला। और अब पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि हमें यूनाइट होकर इंडिया से लड़ना है। अब तक जो वहाँ के लोग पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे थे, अब वो इंडिया से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहते हैं कि जब अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगे तो एक्सटर्नल थ्रेट का नैरेटिव सबसे बड़ा लाइफलाइन होता है और पाकिस्तानी आर्मी इसको मास्टरफुली यूज करना जानती है। अब बात करते हैं उस मास्टरमाइंड का जिन्होंने इस हमले का जिम्मेदारी लिया है, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ कोई नया आतंकवादी संघ नहीं है, ये लश्कर ए तैयबा का ही एक नया चेहरा है। जब इंटरनेशनल लेवल पे लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप पर यूएन और एफएटीएफ के सैंक्शन लगने लगे, जब पाकिस्तान बार बार टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज में फंसने लग गया, तो लश्कर ए तैयबा ने टीआरएफ नाम का एक नया प्रॉक्सी ग्रुप खड़ा किया ताकि दुनिया के सामने ये दिखाया जा सके कि ये तो लोकल कश्मीरी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, बट ये है तो लश्कर ए तैयबा का ही नया रूप। टीआरएफ का फंडिंग अभी भी लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी एजेंसी ही करती है। अब बात करते हैं पहलगांव हमले में हमला करने वाले आतंकवादियों के बारे में। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो अटैकर्स थे उसका डायरेक्ट संबंध टीआरएफ के स्लीपर सेल्स के साथ था। ये लोग साउथ कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा बेल्ट से कुछ दिन पहले ही एक्टिव किए गए थे और बताया जा रहा है कि इसमें कश्मीर के लोकल भी शामिल थे। अब बात करते हैं कि स्लीपर सेल क्या होता है। स्लीपर सेल ऐसे लोग होते हैं जो भारत में बहुत पहले से ऑलरेडी रह रहे होते हैं आम लोगों की तरह, जैसे कि कोई दुकानदार हो सकता है, बट जैसे ही इसको इनपुट मिलती है ये एक्टिव हो जाते हैं। सोर्सेस बताते हैं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से इनका मॉनिटरिंग और एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू हो गया था। अटैक के कुछ दिन पहले ये लोग स्पेसिफिकली टूरिस्ट का जो है मोमेंट को ट्रैक कर रहे थे कि किस समय कौन सी गाड़ी जाती है, वहाँ पे पुलिस का कितना प्रेजेंस है, सब नोट्स बनाए गए थे और तब जाके कहीं इस हमले को अंजाम दिया गया। अटैक के बाद टीआरएफ ने अपने टेलीग्राम हैंडल पे
पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसको ऑपरेशन के खिलाफ रिटेलिएशन बताया। जो ये आतंकवादी होते हैं, जो चेहरे आपको दिखते हैं, ये बस प्यादे हैं, असली कोई और होता है जो इनको चला रहा होता है। तो अगर सरकार एक्शन लेती है तो उस पे ले जो इसको लीड कर रहा है, जो इसको चला रहा है, ना कि ये प्यादों को मार के कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या सब कदम उठाए। अब तक का जो भारत का सबसे बड़ा और पहला कदम बताया जा रहा है वो है सिंधु जल समझौता से बाहर आना। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये समझौते से भारत बाहर आता है तो सिंधु नदी का पानी भारत से पाकिस्तान जाने पे रोक लगा दिया जाएगा और इससे पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी बहुत कटौती की गई है और इस तरह के कुछ छोटे मोटे एक्शन अभी लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या अभी पाकिस्तान इस हाल में है कि वो भारत के साथ युद्ध कर सके। तो जवाब है कि पाकिस्तान अभी बिल्कुल भी युद्ध के स्थिति में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मुद्दे ही बहुत ज्यादा अभी चल रहे हैं। और अगर भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है तो अभी BLA और जो सिंध मूवमेंट पाकिस्तान में चल रहा है वो लोग इसका फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान का टुकड़ा हो सकता है। जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है वो है बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्सेस रिच प्रोविनेंस है और वहां पर एक बहुत ही लंबे समय से आजादी की लड़ाई चल रही है। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये इंटरनली इतना मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपना फोर्स वहां पे डिप्लॉय करना पड़ता है। इंटरनली पाकिस्तान का फोर्सेस डिवाइड हो रहा है जिससे उसकी डिफेंस कैपेसिटी बहुत ही कम हो जा रही है। दूसरा, सिंध फ्रीडम मूवमेंट। सिंध में भी एक लोकल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की मांग उठ रही है। सिंधी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग अपने लिए एक अलग देश चाहते हैं और पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री और फोर्सेस को यहाँ भी शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में जैसे कि भारत के साथ है उसका अटेंशन बहुत ही ज्यादा वीक कर दे रहा है। और तीसरा इंटरनल इशू है PTM। ये अगेन एक नया देश का मांग कर रहा है। तो पाकिस्तान कई फ्रंट पे ऑलरेडी लड़ रहा है देश के अंदर ही। अगर भारत चाहे तो बड़े ही आसानी से POK को अपने अंदर भी ले सकता है और पाकिस्तान का कई टुकड़े भी कर सकता है। इससे इतना तो समझ में आता है कि पाकिस्तान अभी भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। बट जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार धमकी दी जाती है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, भारत में अगर वो न्यूक्लियर वेपन हो सकता है कि इस्तेमाल कर दे, अगर एक सेकंड के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि वो भारत में क्या कर रहा है, न्यूक्लियर अटैक कर दे रहा है, तो क्या होगा? भारत की बहुत ही अच्छी खासी आबादी प्रभावित होगी। बट हम लोग फिर भी बिलियंस में हैं, बट पाकिस्तानी जो कि मिलियन में है, अगर हमने उस पे ऐसा फिर से रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वार कर दिया ना, तो हम लोग तो आज से 10 साल के बाद फिर अपने पैर पे खड़ा हो भी जाएं, लेकिन पाकिस्तान नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान टोटली नक्शा से वाइप आउट हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर का धमकी देना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेवकूफी भरा कदम है। बट न्यूक्लियर वार कभी ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो सिर्फ ये पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा है और आप चाहते हो कि मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊं, शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पे बना सकता हूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।